Good morning, everyone, and welcome back to our idioms and phrases series. So, idioms and phrases की सीरीज में आज ये पार्ट 7 जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ फिर से नई 10 idioms and phrases को लेंगे, जहां उनके मीनिंग, पिक्चर और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे पहले और फिर हम फाइनली एक क्विज लेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, मात्र 15 to 16 17 मिनट्स की क्लास होती है जो आपको नए 10 वर्ड पहले सिखाती है ये क्लास, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम का फियर दूर करने के लिए क्विज टाइप में मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। तो आज की पहली इडियम आपकी स्क्रीन पर, कम रेन और शाइन। चाहे बारिश हो या धूप हो, ये इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म है हिंदी में, कम रेन और शाइन। वट एवर हैपन्स मतलब कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सूरज की गर्मी हो या बरसात का पानी पड़े, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, काम करता रहेगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। कम रेन और शाइन, आई विल सी यू ऑन थर्सडे। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? कम रेन और शाइन, आई विल सी यू ऑन थर्सडे मतलब मैं आपको थर्सडे को मिलूंगा, चाहे बारिश आए या फिर धूप हो बहुत तेज, कोई कुछ भी नहीं रोक सकता। मतलब ये एक ऐसा प्रॉमिस है कि चाहे कुछ भी हो वो मिलेगा थर्सडे को। तो इसको कहते हैं कम रेन और शाइन। आप भी यूज करना शुरू कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, मौत के मुंह में धकेल देना। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी कोई भी इडियम आपको तैयार करते हैं तो उस इडियम को शामिल करिए डे टू डे लाइफ में, बोलने के ऊपर प्रैक्टिस करिए। 10 की क्लास जो बनाई जा रही है वो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप 10 को कम से कम 10-10 बार रिपीट कर सकें, ऐसे बोल सके टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। ऐसे 10 टाइम्स इफ यू रिपीट दैट, इफ यू अटर इट आउट, इफ यू रीड अलाउड, तो इससे क्या होगा कि ये आपका एकदम वर्ड से फेमिलियर बना देगा एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इन योर स्पोकन एज वेल। सो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आपके कम्युनिकेशन को बिल्डअप करेगा। जैसे मैं हर क्लास में आपको ये कहता हूं कि आप इनको यूज करना शुरू करिए। तो क्या मतलब होगा इस इडियम का, मौत के मुंह में धकेल देना? वास्तव में मौत के मुंह में धकेलना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक पिक्चर देखोगे आप, अगर इस आदमी को तैरना नहीं आता और समुद्र में फेंक दोगे आप, तो ये तैरना सीखेगा पक्का है, बचने के लिए हाथ पांव चलाएगा और ये तैरना सीख जाएगा। तो जब आप क्रिटिकल सिचुएशंस के थ्रू किसी को निकालते हैं, किसी को क्रिटिकल सिचुएशंस के थ्रू तैयार करते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। पॉजिटिविटी से अगर आप समझे इस सेंटेंस को तो यही मतलब निकलेगा। हालांकि एक बार इसका जो वास्तव में इसका मीनिंग है वो समझने की कोशिश करना। टू मेक समवन स्टार्ट ए न्यू एंड डिफिकल्ट जॉब और एक्टिविटी विदाउट हेल्पिंग देम और प्रिपेयरिंग देम फॉर इट। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। टीचर्स आर थ्रोन इन द डीप एंड व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट टीचिंग। टीचर्स जब भी पहली बार स्टार्ट करते हैं ना टीचिंग, तो उस समय उनको कोई हेल्प नहीं करता है, वो खुद क्लास को लीड करते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है वहां पे। मौत के मुंह में धकेल देना के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं होता, क्योंकि वो एकदम नया होता है, उसको एक फियर रहता है ऑडियंस का। उस सारी फियर को, उसको अकेले को सहन करता है और वो अकेला उस एक क्रिटिकल सिचुएशन से निकलता है 2-4 दिन में। जब वो फेमिलियर होता है तो ही गेन सम कॉन्फिडेंस और उसको ये सब चीजें एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। तो इसी, जब आप कोई नया काम करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम करते हैं, डिफिकल्ट काम करोगे तो आपको लगेगा टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, ये वाली सिचुएशन बनेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 63, टू रीड बिटवीन द लाइंस। टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये बहुत ही कई बार रिपीट की गई है एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम में, ये फिर से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये लगभग हर 2-3 साल बाद रिपीट हो जाती है। जो इसका ट्रेंड मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। गूढ़ अर्थ निकाल लेना। जैसे मान लो कोई लाइन लिखी हुई है किसी भी किताब में, कोई भी बुक में कोई भी लाइन लिखी हुई है, बट उसका जो लिखा हुआ है वो मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ और है वास्तव में। ठीक है, तो रीड बिटवीन लाइंस मतलब लाइंस के बीच में से पढ़ना, मतलब उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो वो चाहता है कहना, जो राइटर जो कहना चाहता है उसको समझ पाना ही क्या होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस। You understand what someone really means or what is really happening in the situation, even though it is not stated openly. Openly वहां पे state नहीं किया गया, openly वहां लिखा हुआ नहीं है, बट उसका जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है राइटर, अगर वो आप निकाल लेते हैं तो आप एक इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये आप यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। शी सैड
she could afford it, but reading between the lines, I don't think she has enough money. देखिए इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा कहती है कि वो अफोर्ड कर लेगी, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आई डोंट थिंक शी हैज इनफ मनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास इतना अमाउंट नहीं है। मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का यूज जो यहाँ हुआ है उसका मतलब ये है कि वास्तव में ऐसा है कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके, बट वो कहती तो है कि वो इसको अफोर्ड कर लेगी, बट जो उसके बोलने के तरीके से हम ऐसा समझ पाते हैं, है ना, कि वहां पे उसके पास इनफ यानी पर्याप्त धन नहीं है अफोर्ड करने का, हालांकि वो कहती है कि वो अफोर्ड कर लेगी। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का यूज देखिए सेंटेंस में कितना अच्छे से हुआ है। यहाँ पे आप भी ऐसे यूज करना सीख सकते हैं और आप स्टार्ट करें ऐसे इडियम्स को यूज करना डेली। अगर एक इडियम को भी आप अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करते हैं तो आपकी भी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल, नई राह दिखाना। To be the first one to do something and to show others how to do it. ये मेरी फेवरेट ईडियम है, जो आप कमेंट में बताएंगे आपकी कौन सी फेवरेट ईडियम है। उनमें से आप भी अपनी फेवरेट ईडियम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मेरी फेवरेट मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, टू ब्लेज अ ट्रेल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो ये आदमी यहाँ से चल रहा है, तो ये पहला आदमी है जो यहाँ से रास्ता बनाता हुआ चल रहा है। फिर इसके बाद इसी रास्ते से बाकी के लोग भी आएंगे। मैं कह सकता हूं एक सेंटेंस के थ्रू, शी ब्लेज अ ट्रेल फॉर अदर्स वीमेन इन पॉलिटिक्स। मतलब वो पहली महिला थी जो पॉलिटिक्स में आई और एक अच्छे मिनिस्टर या पीएम बनी मान लो, तो उसने बाकी सब औरतों के लिए या बाकी सभी महिलाओं के लिए रास्ता खोल दिया कि हाँ, महिलाएं भी अब पॉलिटिक्स में जा सकती हैं। आप एक सेंटेंस चाहे तो बना सकते हैं। किरण बेदी का ले सकता हूँ, हु वाज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये बात बताई कि पहली बार जब वो आईपीएस बनी भारत में, तो उन्होंने ये बताया कि महिलाएं भी आईपीएस बन सकती है। तो शी ब्लेज्ड अ ट्रेल फॉर वीमेन इन यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं और आप इनको यूज करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स है छुपा रुस्तम। एक ऐसा हॉर्स जो डार्क है, किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर सकता है, बट एक्चुअली शी और he has इनबोर्न टैलेंट। इनबोर्न टैलेंट लेके आया है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं है। सडनली वो अपना टैलेंट जब दिखाएगा तो आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। A candidate or competitor about whom little is known but who unexpectedly wins or succeeds. एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, Anna such a dark horse, I had no idea she'd publish a novel. एना के बारे में किसी को नहीं पता था, वो वास्तव में एक डार्क हॉर्स निकली। आई हैड नो आइडिया शीड पब्लिश ए नोवेल। हमें तो पता ही नहीं था, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा कि उसने कोई नोवेल भी पब्लिश करना है या उसने कोई वो कभी नोवेल पब्लिश करेगी, बट उसने कर दिया। यानी वो एक डार्क हॉर्स निकली, वो एक छुपा रुस्तम निकली, उसके अंदर इतना सारा टैलेंट था, हमें पता ही नहीं चला आज तक। तो इस सिचुएशन में कह सकते हैं अ डार्क हॉर्स। आप भी अपने किसी दोस्त के लिए कह सकते हैं कि ही इज अ डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 66 नंबर पर। 66 नंबर है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर इसका मतलब होता है सबसे बढ़िया, द हाईएस्ट ग्रेड, डिग्री और क्वालिटी। ये बेसिकली हीरे और आभूषणों के लिए भी यूज होती है ये इडियम। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा ना डायमंड, वो उतना ही बेस्ट डायमंड होगा। तो जो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट डायमंड है उसको हम बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। फर्स्ट वाटर मतलब बेस्टेस्ट क्वालिटी, बेस्ट का भी बेस्ट होगा ना, उस क्वालिटी को बोलते हैं हम ऑफ द फर्स्ट वाटर। लेट्स सी इन द सेंटेंस, शी इज अ साइंटिस्ट ऑफ द फर्स्ट वाटर। हिंदी में अब इसका मतलब समझना चाहें तो समझ सकते हैं, शी इज अ साइंटिस्ट ऑफ द फर्स्ट वाटर। मतलब वो एक उस लेवल की साइंटिस्ट है जो मतलब बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड साइंटिस्ट होते हैं या जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, एक बड़े तबके की साइंटिस्ट है वो, बहुत ही सबसे बढ़िया साइंटिस्टों में से एक है। इसका मतलब ये होगा टू मेक कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। एन इम्प्रैक्टिकेबल प्रोजेक्ट, डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में ही सपने देख रहा है भाई, कुछ करता नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबल प्रोजेक्ट बना रहा है, ऐसे ही सोच रहा है ये कर लेंगे वो कर लेंगे और ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट लेके चलता है उसको कहते हैं टू मेक कासल्स इन द एयर,
हवाई किले बनाना, आप समझ पाए होंगे, जो बेवजह के सपने लेता है उस पे काम नहीं करता है, इस तरीके के बनाता है कि मेरा एक ऐसा महल होगा बादलों से ऊपर, जो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, वास्तव में नहीं होगा। एंड सेंटेंस रीड करें एक बार, सेंटेंस में यूज देखते हैं। योर स्कीम इज मियरली अ कासल इन द एयर, उसकी जो स्कीम है वो कासल इन द एयर है, मतलब वो इम्प्रैक्टिकेबल है, वो कभी भी सफल नहीं होने वाली है, इसका मतलब ये हुआ। लेट्स सी द 68 नंबर। स्टील समवन्स थंडर, स्टील समवन्स थंडर, दूसरे का श्रेय छीनना। जैसे मान लो दो आदमी है, एक ही टीम में काम कर रहे हैं, एक ने काम किया और दूसरे ने काम नहीं किया, बट जिसने काम नहीं किया वो जब दुनिया को ये पॉपुलर कर देगी ये सब काम मेरी वजह से हुआ है, तो उसने जिसने काम किया था ना उसका श्रेय उसने छीन लिया, और ऐसा बहुत बार होता हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, to prevent someone from having success or getting attention, praise, etc. by doing or saying whatever that person was planning to do or say. तो अब आप इस एग्जाम्पल देखेंगे कि वास्तव में बल्ब जहां से जहां जा रहा है, मतलब जो काम किया है ना उसका श्रेय उसको श्रेय नहीं मिलेगा, किसी और को श्रेय मिलेगा। सो लेट्स हैव अ लुक of the sentence. Sam stole my thunder when he said he'd done all the work. Sam ने पूरा श्रेय ले लिया है जब उसने ये कहा कि वो सारा काम उसी ने किया है। बात समझे आप? जबकि सैम ने ऐसा कुछ नहीं किया, सैम ने सिर्फ और सिर्फ थंडर को स्टॉल किया है, मतलब श्रेय ले चुका है। तो स्टील समवन्स थंडर, इसको आप यूज करें और इसको आप समझे, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। थ्रू थिक एंड थिन, वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू विद दिस पर्टिकुलर इडियम एंड फ्रेज। सो क्या मतलब होता है? थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशंस, सुख दुख में, मुसीबतों में, कैसा भी समय हो, पिक्चर से आप समझ पाएंगे। थ्रू थिक एंड थिन, आई प्रॉमिस यू आई विल बी देयर, मैं हमेशा वहीं पे रहूंगा जहां पे आप होंगे, ये ऐसा प्रॉमिस कर रहा है। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे मुश्किल हो या अच्छे समय, अच्छे या बुरे कैसे भी समय में। एक सेंटेंस में यूज देख लेते हैं, वैसे तो हमने ऑलरेडी कर लिया ये इडियम, बट ये फिर से रिपीट हुई है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि रिपीट होती है। My best friend has supported me through thick and thin. मेरा अच्छा दोस्त, मेरा सबसे बढ़िया दोस्त जो है, बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे सपोर्ट किया है अच्छे बुरे समय में, यानी हर मुसीबत में, हर टाइम मेरा साथ दिया है, उसको कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। द लास्ट स्ट्रो, बर्दाश्त से बाहर, जो लास्ट स्ट्रो होती है बर्दाश्त से बाहर होती है। The latest problem in a series of problem that makes a situation impossible to accept. मान लो मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूं और मुझे कोई परेशानी देता है और वो लगातार परेशानी दे रहा है, लगातार परेशानी दे रहा है। अब मैं अगर ये बोल दूं कि लास्ट स्ट्रो, मतलब ये लास्ट परेशानी थी जो मुझे आपसे लेनी है, अब इसके बाद में मैं यहाँ तो यहाँ रहूंगा नहीं। मान लो उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो जो लास्ट वाली है ना, जो अनबेरेबल हो जाती है, उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रो। लेट्स हैव अ सेंटेंस। He'd broken his promise again and it was the last straw. उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया फिर से, and it was the last straw, मतलब अब उस पे किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्विज की ओर, और क्विज नंबर 7 हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्विज का, कम रेन और शाइन, क्या मतलब होगा? आप चूज करेंगे राइट आंसर। व्हेन इट डज नॉट रेन, इन द मानसून, व्हाटएवर हैपेंस, इन द बैड वेदर। चूज द राइट आंसर। लेट मी शो यू द आंसर। आंसर इज नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, टू बी थ्रोन in at the deep end, to be thrown in at the deep end. Learn to do the difficult things too soon, need to do one thing at a time, unable to do the given work, try to do too many things at the same time. Choose the right answer. Okay, now let's have a look. Learn to do the difficult things too soon, ये इसका आंसर होगा। फिर से मैं आपको एक बार ये रिपीट करा देता हूं। बी थ्रोन इन द डीप एंड, आपको याद होगा वो पिक्चर समुद्र में डाल देता है तो वो तैरना सीख जाएगा, मतलब उसको एक तरीके से मुश्किलों में डालना या फिर मौत के मुंह में डाल देना, जहां से कुछ बेस्ट रिजल्ट्स भी आ सके। टू बी फोर्स्ड टू बिगिन डूइंग समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, टू मेक समवन लर्न हाउ टू डू ए जॉब और टास्क by starting with the most difficult part,
यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेन एंड पेपर से नोट्स भी बना सकते हैं इन इडियम्स का। मूव करते हैं 63 पर। टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग, टू रीड विद ग्रेट डिफिकल्टी, टू क्रिटिकली एनालाइज ए पीस ऑफ राइटिंग, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट वास्तव में इसको मतलब समझना क्या है इसका। ओके, अगर आपने चूज कर लिया है राइट आंसर तो मैं शो करता हूं आपको आंसर, एंड बी ऑनेस्ट, आप ईमानदारी से बताएंगे अपना स्कोर क्या है इस बार। टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज ऑप्शन 3। टू क्रिटिकली एनालाइज अ पीस ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग लिखी हुई है उसको क्रिटिकली एनालाइज करके उसका मीनिंग समझना। जो इंप्लाइड मीनिंग है उसका मतलब ये होता है जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज ट्रांसलेट करना, तो वो नहीं है, इंटरप्रेट करना नहीं है। इसका मतलब है टू एनालाइज अ पीस ऑफ राइटिंग, जो क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इस तरीके से जब एग्जाम में क्विज आती है हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और इन क्लासेस का ये क्लासेस आपका फियर को बहुत हद तक दूर कर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं 64। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, टू सेट फायर टू समथिंग, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, टू एक्ट इम्पल्सिवली। टू ब्लेज अ ट्रेल, आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, टू ब्लेज अ ट्रेल किरण बेदी का एग्जाम्पल दिया था। सो नाउ यू शुड रिमेंबर और चूज द राइट आंसर। लेट मी शो यू द आंसर। टू स्टेट समथिंग न्यू, जो पहली इनिशिएट, सॉरी स्टेट नहीं, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। तो किसी ने पहली बार कोई काम शुरू किया है और बाकी के लोगों के लिए राह दिखाई कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल। A dark horse, an unknown genius, a horse of a fine breed, a well-kept secret, an expected outcome. Choose the right one. Again, मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूजन का ऐसा कोई भी यहाँ पे सीन नहीं बनना चाहिए। Let me show you the answer. An unknown genius होता है, एक जीनियस है जिसके बारे में कोई नहीं जानते, उसी को कहते हैं हम डार्क हॉर्स। वेल केप्ट सीक्रेट नहीं होता, सीक्रेट रखा हुआ उसको हम डार्क हॉर्स नहीं कह सकते। ऑफ द फर्स्ट वाटर, फर्स्ट वाटर क्या होता है देखिए, ऑफ फेवरेबल ओपिनियन, ऑफ एंशिएंट ओरिजिन, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ नो सिग्निफिकेंस। आपको याद होगा मैंने हीरे की यहां पर पिक्चर दिखाई थी, और हीरा क्या होता है आप भी जानते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू द आंसर नाउ इज द बेस्ट क्वालिटी। 67 नंबर देखो। टू मेक कासल इन द एयर, to be very ambitious, to create impossible dreams or hopes, to accomplish difficult tasks, to show signs of cowardice, to make castles in the air। तो हवाई किले बनाना, ये आपको मैं बता दूं हिंदी में। Now choose the right answer। Okay, to create impossible dreams or hope, आपको पता होगा इसका आंसर। 68. Ria has tried hard not to steal her brother's thunder, but it was inevitable। अब आप इसका आंसर चूज करेंगे out of 4। Take away her brother's opportunities for jobs, get more recognition than her brother for their success, get a big reward from her brother for her achievement, pick up her brother's lucky charm to win prizes। Now choose the right answer। I'll show you the answer after 2 seconds। Okay, now see the answer। Answer is get more recognition than her brother for their success। ये होगा आंसर यहाँ पे। देखिए, steal her brother's thunder का मतलब जो उसके ब्रदर ने काम किया है ना, उसका जो भी श्रेय था वो रिया ने ले लिया। मतलब ये सारी रिकग्निशन जो पहचान है उस काम के थ्रू जो मिली है वो किसको मिली, रिया को मिली। तो आप इस बात को अच्छे से समझना। एंड सेकेंड लास्ट है, his family has supported him through thick and thin when there was a lot of work to be done, on occasions when he had a lot of money, even though he has put on weight, in times of good and bad fortune। Choose the right answer। ये बहुत सिंपल था, पहले भी हम कर चुके हैं। See the answer is the 4th option, in times of good and bad fortune। Last idiom है, it was the last straw, she decided to quit the job when she was blamed without reason, she picked the last option available for her, only one straw was available for drinking the juice, last straw available for anyone to pick up, final irritant
that made the situation unbearable? Choose the right answer. I'll show you the answer now. So answer is the fourth. Final irritant that made the situation unbearable. ऐसी सिचुएशन जिसको आप बेयर नहीं किया जा सकता, लास्ट इरिटेंट थी ये, इससे ज्यादा अब आप इरिटेट कर नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने ये क्विज भी कर ली है। अब हमने 70 इडियम्स एंड फ्रेजेस को समाप्त कर दिया है। मैं होप करता हूं, ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपको 1 से लेकर 70 तक कोई भी फ्रेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए। आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, बट रिविजन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस एज मच एज यू कैन। प्लीज शेयर इट। अगली क्लास करेंगे कल, और अगली क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।